ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में इस समय मौसम में बदलाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों ने पान के बरेंजे लगाए हैं, उन्हें पान बरेंजों में कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत है, क्योंकि मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन नहीं करने पर पान के पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे पान उत्पादक किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पान बरेंजों का प्रबंधन कैसे करें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि शरद ऋतु का मौसम का शुरुआत हो चुका है और यह मौसम में जैसे जैसे तापमान नीचे चलता जाएगा, पान की खेती के लिए वो प्रतिकूल माना जाता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो किसान अपनाते हैं वो बोरेज मेथड को अपनाते हैं। इसमें हमें इस मौसम में क्या करना है कि अपने घर को ऐसे इस तरह से उसका बनावट करें ताकि घर का तापमान वो 10 से 30 डिग्री तक के टेम्परेचर बना रहे, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे चलता जाएगा, कोशिकाओं के अंदर में जो द्रव है उसका सिकुड़न होगा और पत्तियों के जो उत्तक हैं उसमें फटने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ने लगती है और पीली पड़ने के साथ साथ वो गिरने लगती है। इस चीज़ से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर चाहे तो फव्वारे की विधि से पानी का पटवन देते रहना चाहिए। साथ ही साथ इसके घर के जो हमारा कहीं कहीं पे से अगर खुला हुआ है उस जगह पर किसी भी टुकड़े को बांस का या फिर पुआल का ढेर को लगा करके उसको अच्छे से बंद कर दे ताकि तापमान नियंत्रित रहे। जाड़े के मौसम में पान के बरेजों में प्रतिदिन 2 से 3 बार सिंचाई करने की जरूरत होती है। इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि बरेजों में जल का भराव ना होने पाए, क्योंकि जल भराव के कारण पान में रोग पनपने लगते हैं। इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था करें। पान बेल की जड़ें बहुत ही कोमल होती है, जो अधिक ताप और सर्दी को सहन नहीं कर पाती है। इसलिए पान की जड़ों को ढकने के लिए काली मिट्टी और लाल मिट्टी का प्रयोग करें और पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दें। नवंबर और दिसंबर महीने को माना जाता है कि पान की खेती के लिए सबसे बेहतर है। इसके लिए जो हमारा इनिशियल फर्टिलाइजर, जो भी उर्वरक की आवश्यकता होती है, उर्वरक में हम लोग 150 केजी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। उसमें 150 केजी में 75 केजी हम लोग को नीम केक से लेना है और 75 केजी हम लोग को यूरिया से लेना है। 100 केजी हम लोग इसमें सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं और 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर में, जो कि 3 स्प्लिट डोज में जाता है। पहला स्प्लिट डोज होता है जब हम लोग लता को ऊपर चढ़ाते हैं 15 दिन के अंतराल पर, उस समय देना चाहिए। उसके बाद दूसरा और तीसरा जो हमारा स्प्लिट डोज जाएगा वो 40 से 45 दिन के अंतराल के बाद में उसको देना चाहिए। पान के बेलों को अच्छा पोषक तत्व प्राप्त हो, इसके लिए आमतौर पर कार्बनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सरसों, तिल, नीम या अंडे की खली का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार और पान की पत्ती की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसलिए समय समय पर खादों का प्रयोग करें। साथ ही बरेजों में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो। चूँकि पान एक बेल वाली फसल है, ऐसे में अच्छी बढ़वार के लिए पौधों को बांस या सूतली की सहायता से सहारा अवश्य दें और पुरानी तथा रोग ग्रसित पत्तियों को तोड़कर हटा दें। अब पान की खेती करने के बाद जैसे ही हमारा फसल तैयार हो जाएगा, उसमें बहुत सारे बीमारी और कीटों का आक्रमण होगा। इसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर में एक काला धब्बा जैसा बनता है, जो कि बाहर से उसमें पीले कलर का पूरा घेराव रहता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, पत्तियां पूरी तरह से पीली हो जाएगी। इस चीज़ से बचाव करने के लिए हमें क्या करना है, सीडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया या फिर ट्राइकोडर्मा हो गया, हर्जिएनम विरिडी, उसका हम लोग 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते हैं। तना गलन रोग ये भी फफूंद जनित रोग है। इससे पौधों की जड़ों के ऊपर तने वाले भाग पर सड़न शुरू हो जाती है। इसके प्रकोप से पौधे बहुत ही कम समय में मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए बरीजों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। बरीजों में से रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर दे। साथ ही बोड्रो मिश्रण में भूमि संशोधन करें। फसल पर रोग लक्षण दिखने पर 0.5% बोड्रो मिश्रण का घोल बनाकर
छिड़काव करें। रोग की उग्रता अधिक होने पर फसल पर डाइथेन M45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके साथ इसमें बहुत सारी जो कीटों का आतंक होता है, कीट में जो प्रमुख कीट हैं वो एक एफिड आता है। ये क्या करता है कि पत्तियों की जो ऊपरी और निचली सतह है उसके उत्तकों से रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती है और अच्छे से उसका विकास नहीं हो पाता है। इसकी बचाव के लिए हमें क्या करना है कि इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करना है। इसके बाद पान की फसल में मिली बग कीट प्रकोप भी होता है। ये कीट हल्के सफेद रंग का अंडाकार आकार का होता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। इससे पान के फसल को काफी नुकसान होता है। इन कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही फसलों के बीच चिपचिपे प्रपंच लगा दें ताकि कीट इनमें फंस जाए। रस चूसक कीटों का अधिक प्रकोप होने की दशा में मेलाथियन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा 0.02% रोगार या डेमोक्रान का छिड़काव पत्तों पर करें, जो कि 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सीएम शिवराज आज जाएंगे दमोह, स्थानीय कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जयंत मलैया के जन्मदिन पर देंगे बधाई। किसान कर्ज माफी पुरानी पेंशन योजना को लेकर गृह मंत्री ने कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, मध्य प्रदेश आपके पिछले चुनावी वादे नहीं भूला, झूठे वादे करने वालों पर भरोसा नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश में कबाड़ लाउंज बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसी के लिए भी सेहत बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी सेहत के लिए सही खान पान जरूरी है, और जिसमें सब्जियां बहुत ही जरूरी है। तौर पर हम जो सब्जियां खाते हैं वो अधिकतर हरी होती हैं, लेकिन आज की जरूरत सतरंगी सब्जियों को अपने आहार में शामिल करने की भी है, जिससे शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक बढ़े। आज कुछ ऐसे ही विदेशी सब्जियों की चर्चा करेंगे जो आपकी जेब भी भरेंगी और सेहत भी सुधारेंगी, जिसके बारे में विस्तार से बता रही हैं डॉक्टर देवेंद्र मेहता। जैसे एक आज कॉन्सेप्ट आया है कि हमें हमारे खाने में सब्जियों का रंग सतरंगी होना चाहिए, मतलब रेनबो वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे हैं कि हमारे खाने में हर तरह के रंग होने चाहिए। जो सब्जियों के रंग है वो एंटीऑक्सीडेंट्स को बताते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ है जो हमें बीमारियों से, जैसे कैंसर होगी, जैसे हार्ट डिजीज होगी, इससे होने से बचाती है। आज देसी सब्जियों सहित कई विदेशी सब्जियां भी हैं जो अलग अलग रंगों की होती हैं। आज विदेशी सब्जियों में से ही कुछ सब्जियों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें छोटे या बड़े स्तर पर उगाकर आप लाभ कमा सकते हैं। हम ब्रोकली की बात करेंगे। ब्रोकली एक ऐसी फसल है जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इसमें एक कंटेंट होता है जिसको हम सल्फोराफेन के नाम से जानते हैं। ये एंटी कैंसरस होता है, यानी कि हम अगर ब्रोकली को एज ए सैलेड, एज सलाद के रूप में या सब्जी बना के इसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये कैंसर होने से बचाती है। जो इसका सल्फोराफेन कंटेंट कोल क्रॉप ग्रुप में जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये ब्रोकली में पाया जाता है। और ब्रोकली अब आप देख रहे हैं कि आम रेडी वाला भी ब्रोकली रखना शुरू कर दिया है। अब आता है लगाने का टाइम।
जो प्लेन में है इसकी पैदावार, प्लेन में हम अगर इसको सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं तो ये जनवरी फरवरी में हमें पैदावार देती है। पहाड़ों में हम इसको 2-3 समय पर लगा सकते हैं। जैसे पहली ट्रांसप्लांटिंग हम 15 सितंबर के आसपास करें, दूसरी ट्रांसप्लांटिंग हम 15 अक्टूबर के आसपास करें। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो खेत लगा है इसकी हमने ट्रांसप्लांटिंग 15 अक्टूबर के आसपास की है, तो 1.5 महीने में एक फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इसी तरह अगर हम तीसरी ट्रांसप्लांटिंग 15 नवंबर के आसपास करते हैं तो इनका 1-1 महीने के गैप पे आगे हमें पैदावार मिलेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है प्लेन में इसकी पैदावार कम होती जाती है और पहाड़ों से इसकी आवश्यकता पूरी होती है, जिससे हमें बड़े अच्छे रेट इसके मिलते हैं। फूल गोभी की पैदावार करते हैं, वैसे हम ब्रोकली की भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और फूल गोभी में अंतर ये है कि जब ये तैयार होती है तो हमें इसको डिले नहीं करना है, मतलब देरी नहीं करनी है काटने में, नहीं तो ये खुल जाती है। खुलने के बाद इसका एकदम से फूल निकलने शुरू हो जाते हैं, इसलिए समय पर इसकी कटाई करनी है और समय पे इसकी जल्दी से मार्केटिंग करनी है, क्योंकि 2-3 दिन बाद इसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। केल भी एक ऐसी ही फसल है जो पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें दूध की तुलना में बहुत अधिक कैल्शियम मिलता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे और बैगनी रंग की होती है, जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसे ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित मैदानी क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरह की केल यहाँ पे है। एक करली केल है जिसके पत्ते बिल्कुल मुड़े मुड़े से है और एक के पत्ते बिल्कुल सीधे हैं। इसको भी हम सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं और हम इसको पका के भी खा सकते हैं सब्जी के तौर के ऊपर। और ये भी हमारे लिए एक बहुत न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है और इसको भी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और ख़ासकर मैं चाहूँगा कि जो पहाड़ों में लोग रहते हैं वो इसकी पैदावार गर्मियों में के महीनों में करें, जब दिल्ली मार्केट या चंडीगढ़ मार्केट में इसकी बड़ी अच्छी डिमांड रहती है पत्तों के साथ, और ये बड़े लंबे समय तक पत्ते देती रहती है। जैसे आजकल जो आप देख रहे हैं ये सब्जी, ये आज से इसके पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और ये मार्च अप्रैल महीनों तक इसके पत्ते लगातार निकलते रहेंगे और पौधा बढ़ता रहेगा। तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी ये भी एक सब्जी है जो 2-3 महीने आपको लगातार पत्तों की पैदावार देती रहेगी। अब हम एक और सब्जी के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी हमने 2 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। जैसे आप सभी लोग सरसों को जानते हैं, सरसों का साग खाते हैं और सरसों हमारे इंडिया में बहुत सारी तरह की उगाई जाती है, लेकिन ये देखिए विदेशी तरह की सरसों है। आपने कभी बैंगनी रंग की सरसों नहीं देखी होगी। जैसे बैंगनी रंग की ये सरसों है, इसका एक तरफ से पत्ता बैंगनी रंग का है, दूसरे तरफ से पत्ता इसका हरे रंग का है। इस सरसों को हम सलाद के तौर पे भी खा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कॉमन सा कहिए, इसको चॉप ऑफ करिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू मिला के आप इसको सलाद के तौर पे बड़ी अच्छी आपको खाने की इसमें खुशबू मिलेगी। और मैंने तो देखा है कि इसमें असली सरसों की तरह एक खुशबू आती है और इसको हम सब्जी के तौर पे भी पका सकते हैं। और जैसे इसमें आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हर तरह का रंग, पर्पल रंग भी इसमें है, हरा रंग भी इसमें है, इसलिए जो मैंने पहले कहा था कि हमें अब शिफ्ट करना है अपने आप को सतरंगी सब्जियों की तरफ, तो इसमें एक सब्जी ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। अपने किचन गार्डन में लगाइए। अगर एक 5 लोगों की फैमिली है और अगर आपके पास इसके सिर्फ 10 या 20 पौधे हैं तो आप कम से कम 3 महीने तक इसकी सब्जी खा सकते हैं। अब आती है बात लगाना कब है। जिस तरह से हमने बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की बात की, इसकी भी हम नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी भी लगा सकते हैं, हम इसको सीधा भी लगा सकते हैं, पर अगर किसान भाई नर्सरी लगाए तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और फिर से इसको 1.5 फुट बाई 1 फुट के ऊपर आपने अपने खेतों में लगाना है। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज ये पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और अगले 3 महीने तक ये हमें पत्ते देता रहेगा। आने वाला समय में आपको पीले रंग की गोभी मिलेगी, पर्पल रंग की गोभी मिलेगी, बैंगनी रंग की गोभी मिलेगी और भी हर तरह के रंग हमारी सब्जियों में मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं टमाटर हम लाल रंग का ही पसंद करते हैं, लेकिन अब पीले रंग का टमाटर भी आ रहा है, काले रंग का टमाटर भी आ रहा है। इस तरह काले रंग की शिमला मिर्च भी आ रही है, पीले रंग की शिमला मिर्च भी आ रही है। और इनका मतलब ये कि हमें ये सारी सब्जियां अपने इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हरा ही खाना है या हमने सिर्फ सफ़ेद ही खाना, हमने हर तरह की सब्जी खानी है, हर रंग की सब्जी खानी है, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। आज वही किसान कृषि से अधिक आय कमा रहे हैं जो बाजार के हिसाब से फसलें उगा रहे हैं और इस तरह की सब्जियों की बाजार मांग बहुत अधिक रहती है। इनकी खेती से आज किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इन्हें उगाने में सबसे खास बात ये होती है कि इन्हें जैविक तरीके से आसानी से उगाया जा सकता है।
तो जो मेरा रफ सा एस्टिमेट है, क्योंकि अलग अलग समय पे ये मार्केट में जाती है, जैसे अगर आपकी ब्रोकली जनवरी के महीने में आ रही तो रेट थोड़ा कम मिलेगा, अगर वही ब्रोकली हमें मई जून के महीने में मिलेगी तो रेट उसका ऑलमोस्ट डबल मिलेगा। तो कम से कम अगर हम ब्रोकली की पैदावार करते हैं और अच्छी मार्केटिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से यही कहना है, क्योंकि ये कॉमन वेजिटेबल्स नहीं है, अभी हर आदमी के रेडी पे सब्जी नहीं मिलती है। तो पहले हम इसके लिए कम्युनिटी बेस पे काम करें, किसी से ऐसा कांटेक्ट करें कि हम आपको डेली इतनी सब्जी सप्लाई कर सकते हैं, तो तब रेट इसके अच्छे मिलते हैं। और अगर किसान भाई इनकी पैदावार करते हैं तो आराम से 5 से 10 लाख रुपए पर हेक्टेयर इसमें कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस समय पे इसकी पैदावार की है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम देवरी, जिला जबलपुर के किसान मुकुल कश्यप ने। आप आंवला की तुड़ाई और उसकी पैकिंग पर जानकारी चाहते हैं तो मुकुल कश्यप जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आंवला, जिसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है, यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जिसका उपयोग लगभग सभी तरह की आयुर्वेदिक औषधियों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। आंवला और इससे बनने वाले उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने से इसकी खेती करने में किसानों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ किसान भाई फलों की तुड़ाई और इसके बाद के कार्यों को ठीक तरह से नहीं करते हैं, जिस कारण उन्हें अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता। अक्सर किसान भाई आंवले के फलों की तुड़ाई हाथ से करते हैं, लेकिन हाथ से तुड़ाई बड़े वृक्षों और बड़े बागों में संभव न होने के कारण बांस से बनी सीढ़ियों पर चढ़कर तुड़ाई की जाती है। फलों को सुबह तोड़ना चाहिए और प्लास्टिक के क्रेट्स में रखना चाहिए। फलों को तोड़ते समय जमीन पर गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि चोटिल फल पैकिंग और भंडारण के समय सड़कर अन्य फलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आंवला के फलों को 3 श्रेणियों में उनके आकार, भार, रंग और पकने के समय के आधार पर ग्रेडिंग करना चाहिए। बड़े आकार के फल जिनका व्यास 4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उनको मुरब्बा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मध्यम आकार के फलों को अन्य परिरक्षित पदार्थ बनाने में और छोटे आकार के फलों को औषधीय उत्पाद जैसे च्यवनप्राश, त्रिफला इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। कच्चे, चोटिल और रोगग्रस्त फलों को फेंक देना चाहिए। किसान भाइयों, आंवले के फलों की अच्छी तरह से पैकिंग न करने से लगभग 20% तक नुकसान होता है। इसलिए आंवले की पैकिंग करते समय अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। जूट की बोरियों और अरहर पौधे के तनों की टोकरियां आंवले की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जबकि इन पैकिंग पदार्थों में भार सहने की क्षमता कम होती है और रख रखाव भी उपयुक्त नहीं हो पाता। लगभग 40 से 50 किलोग्राम क्षमता की अरहर के तने द्वारा बनी टोकरियां आंवला की पैकिंग में प्रयोग की जाती है, जिनमें अखबार की परत और आंवला की पत्तियों को कुशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी पहलुओं को अपनाकर आंवले के बाग से अच्छी क्वालिटी की फलत लेकर अधिक आय कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।